हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ लीगल अवेयरनेस। और आज जो हम बात करेंगे वो एक्चुअली एक मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड है, जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से एक रिलेटेड है, एंड स्पेशली परमानेंट एलिमनी। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तो बेसिकली जो भी शादी वगैरह में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को बेसिकली हम कहते हैं जो घर परिवार के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, पारिवारिक विवाद होता है। तो ये सब डिस्प्यूट्स जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के। और जो दूसरा जो वर्ड यूज़ किया परमानेंट एलिमनी, तो उसको आप इस तरह से लो कि एक वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट, या सेटलमेंट अमाउंट तो नहीं, वन टाइम एक आपको पेमेंट देनी है हस्बैंड को वाइफ को। तो ये आप इस तरह से लेते हो, लेकिन जनरली जो इंडिया में चलता है वो ऐसे चलता है इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कि जनरली, हाउएवर देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस एंड परमानेंट एलिमनी, तो वो अलग अलग है। बट बेसिकली चलता है ऐसे कि वन टाइम सेटलमेंट, जैसे पार्टीज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, देन कंसिलिएशन हुई, मीडिएशन एंड ऑल हुई, और काउंसलर्स ने समझाया, तो आदमी सेटल कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज जो लोग हैं वो घूमना नहीं चाहते, लोग ज़्यादा उस कोर्ट वगैरह के चक्कर नहीं काटना चाहते। तो उसी में ही एक परमानेंट एलिमनी का एक जजमेंट आया है जो कि रिसेंटली है। और इसमें जो फैक्टर्स बताए, ये फैक्टर्स पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट है डिस्कस कर चुकी है ऑलरेडी इन रजनीश वर्सेस नेहा में। और ये अगर लीगल फ्रेटर्निटी से कोई है तो रजनीश वर्सेस नेहा इज़ वेरी पॉपुलर केस। तो इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स डिसाइड हो चुके हैं कि ये तो वैसे बेसिकली जो अभी डिसाइड हुआ है उसमें तो सिर्फ परमानेंट एलिमनी को लेके है, लेकिन जो जो भी मॉनेटरी रिलीफ्स है, लाइक इंटरिम मेंटेनेंस हो गया, आपका परमानेंट एलिमनी हो गया। परमानेंट एलिमनी इज़ लाइक कि भैया आपको वन टाइम जो पेमेंट देनी है, और इंटरिम मेंटेनेंस इज़ लाइक कि मंथली आपको पेमेंट देनी है फॉर द नीड्स एंड ऑल। तो एक जो जो मॉनेटरी रिलीफ जितने भी हैं उसके फैक्टर्स हैं ये बेसिकली। दिस केस इज़ रिलेटेड टू द परमानेंट एलिमनी, बट जितने भी मॉनेटरी रिलीफ्स हैं जो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में डिसाइड होने हैं उसके फैक्टर्स हैं, आप ऊपर ऊपर से अगर समझना चाहो तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स है एक बार देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है स्टेटस ऑफ द पार्टीज़, कि पार्टीज़ किस बैकग्राउंड से है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका सोशल एंड फाइनेंशियल सर्कल कैसा है, स्टेटस कैसा है, उस टाइम पे कंडीशन कैसी है, सोशली भी फाइनेंशियली भी। कि सोशली भी डिपेंड करता है कि भाई आदमी किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। कोई आदमी किसी और स्टेट से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, तो वो स्टेट्स की जो पर्टिकुलर सोशल जो स्टेटस है पार्टीज़ का, इंडिपेंडेंटली मेल और फीमेल, तो वो दोनों कंसिडर होता है। और फाइनेंशियली तो होगी, बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ वी आर सीकिंग फॉर। तो पहली चीज़ हो गई स्टेटस ऑफ द पार्टीज़, सोशली एंड फाइनेंशियली। उसके बाद में अब ये केस बेसिकली वाज फाइल्ड बाय वाइफ। तो इसमें जो बताया है वो रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, कि अगर डिपेंडेंट्स है, डिपेंडेंट में फॉर एग्जांपल माता पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो डिपेंडेंट्स जो हैं जितने भी हैं उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है, उनकी नीड्स है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी। अब रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ भी कैलकुलेट होगी कि एक मंथली जो एक्सपेंसेस है, जैसे मेडिकल हो गया, आपका भी है न्यूट्रिशन हो गया, ये सब रीजनेबल नीड्स में आते हैं, नेसेसिटी में आते हैं, और ये सब चीज़ें कंसिडर करेगा ही करेगा। हाउएवर अगर इस केस में तो वाइफ है, बट हस्बैंड भी जो है बेसिकली क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन उसमें वाइफ जो है ज़्यादा अर्निंग करनी चाहिए, और ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा अभी चला नहीं है। क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द पार्टीज, क्वालिफिकेशन कितना कैपेबल है अर्निंग का, ये भी डिपेंड करता है कितना स्किलफुल है। बिकॉज अगर स्किलफुल नहीं है तो मिनिमम वेजेस लगा देगा, अगर स्किलफुल नहीं है तो मिनिमम वेजेस लगा के कैलकुलेट कर देंगे। अगर स्किलफुल है तो उसकी रीजनेबल जो इस इंडस्ट्री में जितनी, अगर मैं नहीं बताना चाहता या डिस्क्लोज नहीं करना चाहता फॉर एग्जांपल अपनी इनकम, तो कोर्ट विल कंसिडर रीजनेबल जो जितनी एवरेज जो सैलरी है उस पर्टिकुलर क्लास में जिसमें मैं काम करता हूँ या कैटेगरी में जिसमें मैं काम करता हूँ, उसको कंसिडर करके और वो कैलकुलेट कर लेगी। ये मल्टीपल फैक्टर्स डिसाइड होते हैं, एक फैक्टर से कभी भी डिसाइड नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन ऑल द क्यूमुलेटिवली डिसाइड होती है कि भैया मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स भी जो है लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये लिस्ट चलती रहती है। इसके बाद में इंडिपेंडेंट इनकम एसेट्स ओन्ड बाय द पार्टीज़। जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल अगर कोई रिलीफ चाहिए मेरे को, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि भैया मैं कितनी इनकम
जनरेट कर रहा हूँ भैया, मेरे अगर कुछ मांग रहा हूँ तो मैं इसीलिए मांग रहा हूँ बिकॉज आई एम एट दी लोअर ग्राउंड नाउ। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि भैया मैं एक्चुअली में इतना इनकम मेरी है, इतनी दूसरी पार्टी की है, एंड ही इज़ अर्निंग क्वाइट नाइस। तो भैया वो जो है लाइबल हो, एंटाइटल है मेरे को प्रोवाइड करने के लिए, और वो दे सकता है। बेसिकली ये भी तो है ना, बिकॉज जी होल क्रक्स ऑफ दिस जजमेंट वॉज कि जो एलिमनी है या फिर इंटरिम मेंटेनेंस है वो पीनल नहीं होनी चाहिए, उसको पेनलाइज पनिशमेंट के रूप में नहीं होनी चाहिए ना, बिकॉज कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए देने की। तो कैपेसिटी को करने के लिए क्या इनकम होती है, एसेट्स होते हैं, भैया कोई मकान है उससे किराया आ रहा है, या फिर आपकी भाई कोई एफडी है, या कोई और एग्जांपल भैया आपकी जो शेयर मार्केट में है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है इन ऑर्डर टू कंसिडर कि भैया कितना कैपेबल है देने के लिए, कि हम इतनी डिसाइड करें तो ये दे देगा, समझ रहे हो। रीजनेबली डिसाइड करने के लिए वो ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट इनकम कितनी है या एसेट्स कितने हैं दोनों पार्टीज़ के, नॉट जस्ट दी हस्बैंड, वाइफ के भी कितने हैं वो भी कैलकुलेट होगी। उसके बाद में मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन दी मैट्रिमोनियल होम, कि जब वो शादी में थे उस समय जो उनका जो नॉर्मल स्टेटस था पार्टीज़ का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो सेम मेंटेन करने की कोशिश करता है कोर्ट। तो वो उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में कितना खर्चा होगा तो उस हिसाब से भी कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज अगर हस्बैंड वाइफ को अगर मेंटेन करना है तो हस्बैंड शुड ऑल्सो बी एबल टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग आफ्टर पेइंग एलिमनी और इंटरिम मेंटेनेंस। भी हस्बैंड की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं होना चाहिए, हस्बैंड का कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, वाइफ का अच्छा होना चाहिए, हस्बैंड का बुरा नहीं होना चाहिए, दोनों का क्या है अच्छा होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। इसीलिए बोथ द पार्टीज़ की जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में एनी एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइस इज मेड फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेसिकली इसमें एनी एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइस हो गया, बट फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कोई लाइबिलिटी है या फिर कोई आपकी भी ऑब्लिगेशन है, आपने कोई सेक्रीफाइस किया है, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर होंगी, बिकॉज आपकी जो प्रॉपर अगर डिसाइड करना है तो उसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में रीज़नेबल लिटिगेशन कॉस्ट, वो तो भाई इम्पोर्टेंट है ही कि जो भी आदमी लिटिगेशन करेगा तो उसको कॉस्ट मिलनी चाहिए, और वो मिलती है बट रीज़नेबल मिलती है, अराउंड 10, 15, 20,000, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टीज़ एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टीज़। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड, हिज इनकम, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज़। बेसिकली अगर वाइफ सीख कर रही है, आपकी मेंटेनेंस सीख कर रही है या फिर परमानेंट एलिमनी सीख कर रही है, तो इसमें क्या है कि अगर वाइफ सीख कर रही है तो वाइफ का फाइनेंशियल कैपेसिटी भी इम्पोर्टेंट है और हस्बैंड का फाइनेंशियल कैपेसिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी इनकम है वो कम है, वाइफ की इनकम कम है, तो मैं हस्बैंड से सीख कर पाऊँगी कि भैया हस्बैंड ज़्यादा अर्न कर रहा है एंड आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, तो भाई मेरे को कुछ हस्बैंड की जो इनकम है उसमें मेरी जो रीज़नेबल नीड्स हैं उसके हिसाब से मेरे को मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी प्रोवाइड करी जाए। और उसको कैलकुलेट करने के लिए ये बोथ फेज़ है, बट अभी मैं फॉर एग्जांपल अगर वाइफ का वो लेता हूँ कि उसको कैलकुलेट करने के लिए मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है। कि फॉर एग्जांपल मेरे दो माता पिता हैं, फॉर एग्जांपल हस्बैंड के माता पिता हैं, तो भी हस्बैंड के माता पिता को भी वो डिपेंडेंट्स में आ गए तो उनकी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कैलकुलेट होता है। एंड अदर लाइबिलिटीज़ में फॉर एग्जांपल अगर बेस्ट में लगाऊं तो टैक्स लाइबिलिटी होगी फॉर एग्जांपल, कि भी वो देना ही देना है, आप कोर्ट कैन नॉट से कि भी आप टैक्स मत दो। तो ऐसी कोई नेसेसरी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी कैलकुलेट होती हैं, कंसिडर होती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोबारा से रिटरेट करा है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड अगेन टू मेंशन कि दिस वाज द एसएलपी फाइल्ड बाय द वाइफ, दैट इज़ किरण जोत वर्सेस अनीश प्रमोद करके केस है। और ये वैसे बोथ वेज होता है, बट द ट्रेंड इज़ नॉट सो हार्ड एज फार एज द हस्बैंड इज़ कंसर्न। मतलब हस्बैंड भी अगर मेंटेनेंस हिंदू मैरिज की बात कर रहा हूँ, अगर हस्बैंड भी ये परमानेंट एलिमनी को लेके है, लेकिन मेंटेनेंस की बात करूँ तो हस्बैंड अगर कम कमा रहा है और वाइफ ज़्यादा कमा रही है और बेटर पोजीशन पे है फाइनेंशियली, तो वो भी सीख कर सकता है। और एक दो अभी इस 2023-24 में एक दो केसेस ऐसे आए भी हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो ध्यान में रखेंगे। और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं बेसिकली वो
कभी भी सिंगल लाइन जवाब नहीं हो सकते कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है तो भाई आपको क्या करना चाहिए या इस टाइप से। दीज सिचुएशंस डिपेंड ऑन सोशल बैकग्राउंड कि भैया पार्टी कहाँ से आ रही है, जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली ओपिनियंस, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करके आप जब भी ओपिनियन ले तो भाई आपको ये सारी फैक्टर्स कैलकुलेट करना है, आपको फैक्टर्स को ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से आपको जजमेंट बनाना है। सी यू।